कायरता को कुर्सी, वीरत्व को वनवास मिला। नेताजी को गुमनामी, चाचा को सब खास मिला। कायरता ने ऐश करी, वीरत्व को क्या खाक मिला। सावरकर को बदनामी, जिन्ना को पूरा पाक मिला। कोई तो पूछे इतिहास की नींव कहाँ, बुनियाद कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में चंद्रशेखर आजाद कहाँ। कोई तो पूछे एक दिन काला पानी कोहराम कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में सावरकर का नाम कहाँ। कोई तो पूछे उठा पुण्य स्वराज का उबाल कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में लाल बाल और पाल कहाँ। कोई तो पूछे मकसद क्या था चाचा और सन्यासी का। कोई तो पूछे कारण क्या था भगत सिंह की फांसी का। कोई पूछे भारत को टुकड़ों में किसने बांटा था। कोई तो पूछे भारत को धर्मों में किसने बांटा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंतकाली का फिर से एक बार आपको सभी श्रोताओं को प्रणाम। मित्रों, बहुत लंबा अंतराल हो गया, तकरीबन 1 महीना हो गया। कुछ काम भी था और ये इलेक्शन के सिलसिले में हम लोग बिजी हो गए थे, तो इसीलिए पॉडकास्ट नहीं कर सका। हम लोग तकरीबन, मैं खुद का बताऊंगा, मैं 850 परिवारों से मिलने का मुझे मौका मिला। 2 बार ऐसे भी होलुलुलुलुलु परिवार में हम लोग दोपहर को गए। एक जगह पे सारी महिलाएं थी तो हम कुछ नहीं कर सके। अब दूसरे घर में एक दापोड़ी से एक बंदा आया था, कांबळे नाम था, जोसेफ कांबळे या कुछ पता नहीं, ऐसा ही कुछ था। पहले तो वो हिप्नोटाइज कर रहा था वगैरह वगैरह, ये कि भाई ये कि प्रभु है। वो प्रभु का बार बार नाम ले रहा था, ऊपर देख रहा था, आमीन कह रहा था। जब हम लोग वहाँ पे गए तो कुछ बातें ऐसी हो गई, हम में बहस नहीं हुई, अच्छी खासी बातचीत हो गई। उसके बाद में हम 7 जने थे वहाँ पे। हमने मेरा यशु यशु मेरा यशु यशु गाना शुरू किया और भाई साहब कमाल देखिए, इतना प्रेम कांबळे साहब को आ गया कि वो भी नाचने लगे। है ना मजे की बात। ये होता है हमारा हिंदुओं का प्यार, और हिंदुओं का जब प्यार उमड़ता है तो ये ऐसे जोसेफ कांबळे जैसे भाई हम लोग जो गाना लगाते हैं ना उस पे नाचते भी है, जो मैंने खुद नज़ारा देखा 1.5-2 घंटे। मन बहुत तृप्त हो गया। वाह वाह, क्या बात है। जोसेफ कांबळे बहुत अच्छा नाचता है और गाना भी ऐसा ही है, यशु यशु मेरा यशु 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 यशु। आज से फिर एक बार आते हैं इतिहास पे। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि भाई 1 दिसंबर 1741 में ये उत्तर का अभियान नाना साहब पेशवा का जो चालू हो गया था। बाद में आते 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 हम लोग रघुजी भोसले से जो पेशवे भिड़े, अक्टूबर 19, 1742
रघुजी पेशवे के साथ बाबूराव नाइक था, पिलाजी गायकवाड़ भी उसके साथ आया था। वो तो खैर जीत गए। फिर बाद में आते आते खानदेश पहुंचे। खानदेश से गोपिकाबाई को वहाँ पे पुणे में छोड़ के नाना सातारा निकल गए। ये मैंने अभियान का पूरा डिटेल आपको बताया था। 1 दिसंबर 1741 में पुणे से निकल के जो नाना फरवरी में मालवा पहुंचते हैं। मालवा पहुंचते तुरंत गढ़मंडला की ओर वो निकल पड़े। मार्च और अप्रैल में दोनों ये इलाके, गढ़ और मंडला दोनों इलाके उनके हाथ में आ गए। वहाँ से वो पश्चिम दिशा में मुड़े। पश्चिम दिशा में अहिरवाड़ा था, खेचीवाड़ था और बुंदेलखंड का ओरछा था। इस ओरछा में उन्होंने लगभग आगे का 1 साल निकाला। ओरछा को वो अपना स्थायी थाना बनाना चाहते थे, सो 1 साल वो ओरछा में रहे। मित्रों, गढ़मंडला में सारी चौकियां जीतने के बाद वो पश्चिम दिशा में नाना गए हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि जबलपुर क्षेत्र की बात अब जब मैं कर रहा हूं तो ये पूर्व से जाने वाली हमारी नर्मदा मैया मंडला के पास एक बहुत बड़ा टर्न लेती है और टर्न लेके उत्तर दिशा में लगभग गढ़ा तक जाती है। बताया जाता है कि ये 80-90 किलोमीटर कुछ अंतर है। मैं तो गढ़ा मंडला कभी गया नहीं हूँ। हमारे जितने भी श्रोता हैं वो ज़्यादा डिटेल बता पाएंगे। लेकिन ये अद्भुत है मित्रों, पूरब से पश्चिम में सभी जाने वाली नदियाँ हैं। हमारी मैया उत्तर दिशा में जाती है लगभग 80-90 किलोमीटर और पुनः वहाँ पे एक टर्न लेके पश्चिम दिशा की ओर बढ़ जाती है। अब ये मार्ग तो प्राकृतिक है, इसमें कोई हम कहने, लेकिन रघुजी भोसले पे नज़र रखने के लिए गढ़ा और मंडला ये दोनों क्षेत्रों में 2 मजबूत चौकियां नाना ने पुनः वहाँ पे जाके स्थापन की है। अब पूर्ण पर्जन्य ऋतु में हमारे मराठा मावड़ा में सैनिक जो होते थे ये अक्सर घर में पहुंच जाया करते थे और जब घर पहुंचते थे वो किसान बनते थे, खेतीबाड़ी का काम करते थे। और जैसे ही विजयादशमी आ गई, विजयादशमी पे बाहर युद्ध पे जाने का रिवाज था। 1,500-2,000-3 हजार साल से यही चलता आ रहा था। लेकिन अब इसमें ये हो गया कि हमारे मावड़े जो थे ये गए थे बुंदेलखंड। अब नाना 4 महीने के लिए सिर्फ अपना उत्तर का अभियान बीच में नहीं छोड़ना चाहता था, तो उसने सभी मावड़ों को वहीं रुकवा दिया। ये शायद पहली बार है कि मराठे पर्जन्य ऋतु में महाराष्ट्र में अपने घर नहीं है। लेकिन गोरे डफ का क्या कहना भाई, गोरे डफ ने इसमें भी खोट निकाली। गोरे डफ ने क्या कहा? गोरे डफ ने कहा कि ये तो नाना की राजनीति में जो नासमझ है वो दिखाता है। अब ये बताओ, ऐसे मूर्ख बुढ़े डफ की पुस्तक फोकट में भी कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये टेढ़ी कुत्सित ये गोरों की सोच है ना, और ये उसकी घृणित मानसिकता है ना। सारे जितने भी गोरे लेखक हैं, भारतीय इतिहास देखने की ये वृत्ति बार बार उनके पुस्तक में झलकती है, और इसीलिए मैं ग्रैंड डफ को झूठा और मक्कार कहता हूं। 1742 के गर्मी में दमाजी गायकवाड़ जो गुजरात में था, उसने बाबूराव नाइक को अपने साथ लिया और गुजरात से मालवा पे चढ़ाई करने लगा। अब देखिए, साल था 1742। गुजरात से दमाजी गायकवाड़ और बाबूराव नायक ये दोनों मालवा पे चढ़ाई करते हैं। अब यहाँ नागपुर से रघुजी भोसले चढ़ाई करते हैं। ये तीनों का मकसद एक ही था, मकसद था पेशवा का उत्तर अभियान रोकना, क्योंकि पेच फंसा था रघुजी और नाना में, जैसे मैंने आपको बताया।
पेशवा और रघुजी ये दोनों का कार्य क्षेत्र पूर्व की तरफ अभी भी शाहू ने तय नहीं किया था। नागपुर से ऊपर जबलपुर तक और उत्तर में प्रयागराज तक रघुजी अपना दावा ठोक रहा था। उसने तो प्रयाग में जीएसटी संकलन भी इस पे क्या कहते हैं बलजबरी से उसने किया था। ये मैंने आपको बताया है, आपने सुना हो। उसके पास बंगाल और बिहार इन दोनों के जीएसटी कलेक्शन की शाहू की सनद मौजूद थी। तो उसका सारा जो लक्ष्य था वो प्रयागराज पे था, क्योंकि प्रयागराज में दुनिया भर के लोग जो श्रद्धालु थे वो आते थे, तो जीएसटी कलेक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता था। अब यहाँ ये टकराव जो है ये नाना और रघुजी ये दोनों में व्यक्तिशाह बन गया था। नाना भी आगे फिर मैंने लास्ट टाइम सुनाया है काशी गया था, गया था, बंगाल में मुर्शिदाबाद तक अपनी खुद की जीएसटी संकलन की व्यवस्था लगा के नाना खुद आ गया था। यहाँ माड़वा में जब दमाजी पहुंचा गुजरात से, तो उसे पता चला कि भाई मुझसे लड़ने मल्हारबा इंदौर से निकल चुके हैं। अब जैसे मल्हारबा इंदौर से निकले तो आगे बुंदेलखंड जाने का ख्याल दिमाग से निकाल कर चुपचाप दमाजी गुजरात लौटा। वो झगड़ना नहीं चाहता और मल्हारबा से तो बिल्कुल नहीं चाहता था। अब बात करते हैं धार के पवार की। धार में यशवंतराव पवार जो थे ये नाना के पास फिर लौट आए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मल्हार राव ने धार से पवार को अभी बाहर भगाया था। पता नहीं मित्रों ये लोगों में स्वार्थ इतना हावी कैसे हो जाता है। यही यशवंतराव पवार है जिसको बाजीराव ने मदद की थी। याद है ना आपको? आपने बाजीराव के एपिसोड सुने हैं मेरे, याद होगा। अब आप देखो जनवरी 1741 में मल्हारबा ने उसको हरा कर धार से बाहर ढकेला। वर्षा प्रारंभ हुआ 1742 के वर्षा प्रारंभ के आसपास ये नाना साहब के पास लौट आया है। यानी यशवंतराव को साल 1.5 साल ये बाहर जाके सबसे वितुष्ट बना के क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ऊपर से अपनी साख वो पूरी तरह से गवा बैठा, सिर्फ अहंकार और लालच में। दूसरा कोई ये हो ही नहीं सकता कारण। हद है यार। यशवंतराव पवार का तो वो एपिसोड आप सुनो कि बाजीराव ने उनको किस लेवल में जाके मदद की है। सिर्फ और सिर्फ बाजीराव की वजह से यशवंतराव पवार गद्दी पे जाके बैठा है। नाना ने भी उसके बाद ये घटनाओं के बाद बड़ा दिल दिखाया और मल्हारबा से कह के यही यशवंतराव पवार को धार का आधिपत्य फिर से एक बार सौंप के उसको चुप कराया। वहाँ गुजरात के दमाजी को भी बैठे बैठे नाना ने ठीक किया। अगर मैप देखोगे मित्रों तो आपको पता चलेगा कि माड़वा जो है ये गुजरात के रास्ते में ही धार पड़ता है। माड़वा से गुजरात का रास्ता देखो, बीच में धार है। क्या कहेंगे, श्री कृपा हो गई। और वहीं भगवान की कृपा से खून खराबा वगैरह वगैरह लड़ाई झगड़ा किए बिना बड़े सामोपचार से नाना ने समझबूझ के साथ इन दोनों को चुप अपने अपने क्षेत्र में बिठा दिया। ये दोनों तो सीधे हो गए, लेकिन टेढ़ी खीर, असली टेढ़ी खीर थी रघुजी भोसले। अहंकार था, शौर्य था, पराक्रमी था, लेकिन आत्मप्रौढ़ी भी था ये रघुजी। मैंने बताया आपको 2-3 एपिसोड में। ये आत्मप्रौढ़ी रघुजी अब तो आर पार के लड़ाई पे उतर आया। दिसंबर 1741 में नाना उत्तर हिंदुस्तान के मुहिम पे निकला। जैसे मैंने कहा, उसे देख यहाँ नागपुर से रघुजी
अपने तैयारी में जुट गया। भास्कर पंत भी रघु जी के साथ था। कोल्हटकर गुरुजी के दोनों बेटे भी रघुनाथ भोसले के साथ थे। 1741 की वर्षा ऋतु में मीर हबीब ने मुर्शिदाबाद से मराठा रघु जी को मदद की गुहार लगाई। रघु जी ने पहले फिर भास्कर पंत को भेजा। 1742 के जनवरी में भास्कर पंत बंगाल पहुंचा। जनवरी से भाद्रपद तक यानी गणेशोत्सव तक आप कहिए, ये भास्कर पंत ने वर्धमान जीता और वर्षा ऋतु में भास्कर पंत फिर नागपुर नहीं लौटा। वो हुगली, मेदिनीपुर, इससे भी आगे बालासोर और राजमहल उड़ीसा में जाके और वहाँ पे जीत के दशहरा के आसपास वो लौटा। अब वहाँ बंगाल में दशहरे के थोड़े दिन पहले अलीवर्दी खान ने फिर लौट के उस पर हमला किया। अलीवर्दी खान ने हमला किया, भास्कर पंत को उसने मात दी और अगले महीने अक्टूबर में रघु जी ने ठेठ पेशवा पे हमला किया। यहां मित्रों देखो, अलीवर्दी खान की एंट्री होती है। पहली बार मैंने अलीवर्दी खान का नाम लिया है, उसके बारे में बताना जरूरी है क्योंकि आने वाले वर्षों में अलीवर्दी भी इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। 19 अक्टूबर को रघु जी ने हमला किया। 24 मार्च को गया में रघु जी नाना के साथ दिखाई दिया। अब राजकारण की कमाल देखो, ये होती है राजनीति। अक्टूबर में बंदा हमला करता है, पराभव स्वीकार करता है। अगले वर्ष 24 मार्च को गया में नाना के साथ दिखाई देता है। वही सितंबर में सातारा में शाहू जी महाराज ने फिर पेशवा और रघु जी का यशस्वी समझौता कर लिया। दोनों के जो सीमाएं थी वो स्पष्ट शाहू ने बता दी, लेकिन शाहू ने पहले क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा प्रश्न है। उसका भी हम कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये रघु जी ये अजीब व्यक्तित्व है मित्रों। अहंकारी है, संतापी है, अविचारी में अवगुणों से भरा पड़ा है। लेकिन उसकी औकात जो है ये होलकर शिंदे के साथ बैठने की है। हाँ, उन्हीं की तरह प्रचंड क्षमता रखने वाला ये पराक्रमी रघु जी बस अहंकार के सामने झुक गया और वहीं अहंकार से इतिहास में आगे नहीं बढ़ पाया। मैंने बताया आपको। हालांकि आप देखिए, मैं मैप भी लगा रहा हूं अभी, ग्वालियर हो, इंदौर हो, धार हो, इनकी रियासत देखिए, इनकी सीमाएं देखिए। और रघु जी के पास उसके पास जो खुद की रियासत थी वो देखिए। आपको तुरंत पता चलेगा कि भाई कर्तृत्व में ये कहीं भी कम नहीं है। और रघु जी की और एक मैं आपको गुण बताऊं, रघु जी ने अकेले के दम पे अपने स्वकर्तृत्व से ये सारी रियासत खड़ी की थी, लेकिन फिर भी महान अद्वितीय योद्धा रघु जी नहीं बन सका। दुर्भाग्य है, लेकिन यही सत्य है। अपने अवगुणों से रघु जी मुक्ति नहीं पा सका। वंदे मातरम।